क्या आपने कभी सोचा है कि सेलिब्रिटीज हर जगह अपनी कहानियां और विचार सबके साथ क्यों बांटते हैं, और क्यों कुछ मशहूर लोग रिपोर्टर्स से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते? इसका जवाब छुपा है एक चीज में, जिसे हम कहते हैं द इंटरव्यू। एक ऐसा चैप्टर जो हमें जर्नलिज्म के सबसे प्रभावी टूल्स के पीछे ले जाता है। चलिए शुरू करते हैं NCERT से। यह एक्सर्प्ट लिया गया है द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज के इंट्रोडक्शन से, जो एडिट किया गया था क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के द्वारा। उनके हिसाब से इंटरव्यू की खोज लगभग 130 साल पहले हुई थी और आज यह जर्नलिज्म का एक मूलभूत हिस्सा बन चुका है। सच कहें तो आज तक हर किसी ने किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू जरूर पढ़ा या सुना होगा, और हजारों मशहूर लोग इस हॉट सीट पर बैठ चुके हैं। लेकिन यहाँ बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। लोगों के इंटरव्यू के बारे में विचार बहुत अलग अलग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब इंटरव्यू अच्छा होता है तो वह सच जानने का एक शक्तिशाली जरिया बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग, खासकर जो इस प्रोसेस के शिकार महसूस करते हैं, इसे नापसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि यह उनके पर्सनल लाइफ में अनइनवाइटेड दखल है। कुछ तो इसे ऐसा महसूस करते हैं जैसे यह उनकी एक हिस्सा छीन लेता हो, जैसे व्यक्ति अपने अस्तित्व का एक टुकड़ा खो देता हो। चैप्टर में कुछ मशहूर लेखकों के विचार भी दिए गए हैं जो इंटरव्यू देने के खिलाफ थे, जैसे कि V.S. नायपॉल, नोबेल प्राइज जीतने वाले एक कॉस्मोपॉलिटन लेखक जो इंडिया पर अपने नजरिए के लिए मशहूर थे। उनका मानना था कि इंटरव्यू किसी को चोट पहुंचा सकता है, जैसे पुरानी धारणा थी कि फोटो खींचना आत्मा को चुरा लेता है। रुडयार्ड किपलिंग, जो द जंगल बुक के लेखक और एक सैनिक भावना के कवि थे, वो तो और भी ज्यादा इंटरव्यू के विरोध में थे। उनकी पत्नी कैरोलाइन ने अपनी डायरी में लिखा था कि 14 अक्टूबर को रिपोर्टर्स ने उनका दिन खराब कर दिया था। किपलिंग ने तो इंटरव्यू को इमोरल तक कह दिया था। उन्होंने इसे एक क्राइम, एक हमला और बुजदिली और घटिया का काम बताया। उन्होंने यह तक कह दिया, कोई भी इज्जतदार आदमी ना तो इंटरव्यू मांगेगा ना ही देगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी आयरनी यह है कि किपलिंग खुद कुछ साल पहले इंटरव्यू ले चुके थे, वही काम जिसे उन्होंने अपराध कहा था। H.G. वेल्स, जो मशहूर साइंस फिक्शन लेखक थे, द टाइम मशीन, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, उन्होंने इसे एक इंटरव्यूइंग ऑडियल यानी एक मुसीबत कहा। लेकिन फिर भी कई इंटरव्यूज दिए। सॉल बेलो, जिन्होंने लिटरेचर का नोबेल प्राइज जीता, उन्होंने इंटरव्यूज देने के लिए हाँ बोला, लेकिन उनका कहना था कि इंटरव्यू देना ऐसा लगता है जैसे कोई उनकी विंड पाइप को अंगूठा रखकर दबा रहा हो। कितनी प्रभावशाली उपमा है यह, जैसे इंटरव्यू किसी तरह की घुटन हो। फिर भी इन सब नेगेटिव विचारों के बावजूद चैप्टर के मुताबिक इंटरव्यू एक सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बना हुआ है। डेनिस ब्रायन कहते हैं, आज के समय में हम अपने समकालीन लोगों के बारे में सबसे स्पष्ट धारणा इंटरव्यूज के जरिए ही बनाते हैं। इसलिए इंटरव्यूअर आज के समाज में एक ऐसी पोजीशन पर है जहां उसके पास असामान्य पावर और इन्फ्लुएंस होती है। जर्नलिस्ट सच ढूंढता है, जबकि सब्जेक्ट अक्सर अपने आप को एक्सपोज्ड या गलत तरीके से दिखाया गया महसूस करता है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए याद रखो दोनों कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज। इंटरव्यू एक कला है या एक दखल, सच की तलाश या किसी की पहचान छीन लेना। ध्यान दो कि लिटरेरी कम्युनिटी के अंदर भी विचार कितने अलग अलग थे। तो अब तक हमने देखा कि इंटरव्यू के कॉन्सेप्ट को लेकर कितने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रहे हैं। लेकिन क्या होता है जब एक ब्रिलियंट माइंड का इंटरव्यू लिया जाता है? अगले भाग में हम देखेंगे एक जबरदस्त लेखक और प्रोफेसर उम्बर्तो एको। अभी तक हमने इंटरव्यू के बारे में अलग अलग विचारों को जाना। अब चलिए इसे असल में होते हुए देखते हैं। हम एक इंटरव्यू के अंश में उतरने वाले हैं जिसमें हैं अद्भुत इटालियन लेखक और प्रोफेसर उम्बर्तो इको। इनसे बातचीत कर रहे हैं द हिंदू अखबार के मुकुंद पद्मनाभन। उम्बर्तो इको कोई आम लेखक नहीं थे। उनका 1980 का आर्टिकल द नेम ऑफ द रोज दुनिया भर में 1 करोड़ से भी ज्यादा बिक चुका है। अब बताइए, इसे वो खुद संडे राइटर कहते हैं। मुकुंद कुछ ऐसा पूछकर शुरू करते हैं जिसके बारे में कई लोग सोचते हैं, एक अकेला इंसान इतना सब कुछ कैसे कर सकता है? शायद मैं बहुत कुछ करता हुआ दिखता हूँ, लेकिन असल में मैं तो हमेशा एक ही चीज करता हूँ। और वो क्या?
ये समझाना थोड़ा मुश्किल है। मुझे कुछ चीजों में रुचि है और मैं उन्हें अपने एकेडमिक काम और आर्टिकल्स के जरिए एक्सप्लोर करता हूँ। और हाँ, मेरे पास एक सीक्रेट है। अगर हम इस यूनिवर्स से सारी खाली जगहें हटा दें, हर एटम से भी खाली जगह हटा दें, तो पूरा यूनिवर्स मेरी मुट्ठी जितना छोटा हो जाएगा। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी में भी बहुत सी खाली जगहें होती हैं, जिन्हें मैं इंटरस्टिसेस कहता हूँ। मान लीजिए आप मेरे घर आ रहे हैं, आप लिफ्ट में हैं और मैं आपके आने का इंतजार कर रहा हूँ। यही है एक इंटरस्टिस, एक खाली समय। मैं इन्हीं खाली पलों में काम करता हूँ। पहली मंजिल से तीसरी मंजिल तक, आपके आने तक मैं एक आर्टिकल लिख चुका होता हूँ। बेशक हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। आपके नॉन फिक्शन लेखन में एक अलग ही पर्सनल और प्लेफुल टच होता है। आपका स्टाइल सामान्य एकेडमिक लेखन से एकदम अलग है, जो अक्सर बहुत बोरिंग होता है। क्या आपने जानबूझकर ऐसा इनफॉर्मल तरीका अपनाया या ये आपके अंदर स्वाभाविक रूप से आया? ध्यान दें, यहाँ इंटरव्यूअर एको की तारीफ करते हुए एक सवाल पूछते हैं। इससे लेखक अपने प्रोसेस के बारे में ज्यादा खुलकर बताते हैं। जब मैंने अपनी पहली डॉक्टरल डिसर्टेशन इटली में पेश की, तो एक प्रोफेसर ने कहा, स्कॉलर एक विषय पर बहुत कुछ सीखते हैं, फिर कई गलतियां करते हैं, फिर उन्हें सुधारते हैं और अंत में नतीजे देते हैं। लेकिन तुमने अपने रिसर्च की कहानी सुनाई, अपनी एरर्स के साथ। आर्टिकल्स की बात करें तो आप एक प्रसिद्ध एकेडमिक से बन गए एक स्टार द नेम ऑफ द रोज के आने के बाद। आपने 5 आर्टिकल्स ही लिखे, लेकिन स्कॉलरली नॉन फिक्शन बुक्स उससे कहीं ज्यादा, 20 से भी ज्यादा, 40 से भी ज्यादा। 40 से भी ज्यादा। इनमें से एक तो सेमायोटिक्स पर एक जबरदस्त किताब मानी जाती है, लेकिन आम लोग उम्बर्टो इको को नॉवेलिस्टिक की तरह ही जानते हैं। क्या ये बात आपको परेशान करती है? इस सवाल से एको की पहचान के 2 पहलुओं, लेखक और प्रोफेसर। हाँ, परेशान करता है, क्योंकि मैं खुद को एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मानता हूँ जो संडे को आर्टिकल्स लिखता है। ये कोई मजाक नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर लोगों ने सिर्फ आर्टिकल्स पढ़े हैं तो क्या किया जाए। मैं जानता हूँ कि आर्टिकल्स के जरिए मैं ज्यादा लोगों तक पहुँचता हूँ। मैं एकेडमिक्स पर लिखी किताबों से लाखों की उम्मीद नहीं कर सकता ना। लेकिन द नेम ऑफ द रोज तो बहुत गंभीर आर्टिकल है। एक तरफ ये डिटेक्टिव स्टोरी है, दूसरी ओर इसमें मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी और मिडीवल हिस्ट्री भी है। फिर भी ये इतना पॉपुलर हो गया, क्या आपको हैरानी हुई? अब एको का जवाब आम सोच को चुनौती देता है। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट इंसाइट है। मुझे नहीं, हैरान तो पत्रकार होते हैं और कभी कभी पब्लिशर्स भी, क्योंकि वो मानते हैं कि लोगों को सिर्फ हल्की फुल्की चीजें पसंद आती हैं, डीप स्टोरीज नहीं। सोचिए, दुनिया में 8 अरब लोग हैं। द नेम ऑफ द रोज की 1 से 1 करोड़ से आधे करोड़ कॉपियां बिकी हैं, यानी सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही इसे पढ़ पाया। लेकिन ये वही लोग हैं जो आसान अनुभव नहीं चाहते, या कम से कम हमेशा नहीं चाहते। क्या इस आर्टिकल की कामयाबी मध्ययुगीन इतिहास के कारण थी? हो सकता है, लेकिन मैं एक और कहानी सुनाता हूँ। एको इंटरव्यू में भी कहानी कहने का वही अंदाज अपनाते हैं, जैसा वो अपनी राइटिंग्स में करते हैं। मेरी एक अमेरिकी पब्लिशर ने कहा उसे मेरी किताब बहुत पसंद आई, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो 3000 से ज्यादा बिकेगी, तो मुझे सिर्फ 3000 कॉपियों के लिए एडवांस मिला। पर बाद में वही किताब अमेरिका में 20 से 30 लाख कॉपियां बिकी। मेरी किताब की सफलता एक रहस्य है, कोई इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। अगर मैंने द नेम ऑफ द रोज 10 साल पहले या बाद में लिखा होता, शायद ये सफल न होती। क्यों कामयाब हुई, ये अब भी एक रहस्य है। तो उम्बर्टो एको से हम सीखते हैं अकादमिक लेखन में भी कहानी का फ्लो रखा और कैसे वो खुद को सबसे पहले एक प्रोफेसर मानते हैं। आपकी एग्जाम के लिए याद रखें, इंटरस्टाइसिस का आइडिया, नैरेटिव स्टाइल से स्कॉलरली लेखन का कारण और द नेम ऑफ द रोज की सक्सेस का रहस्य। और हाँ, साथ द इंटरव्यू का ये हिस्सा खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये डीप डाइव पसंद आया होगा और आपके एग्जाम्स में मदद करेगा। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर ब्रेकडाउन में। देखने के लिए धन्यवाद।